जीयूएन ग्रैनुल मास्टर से हेल्प मांगता है। ग्रैनुल मास्टर से बोलते हैं कि अपने दिमाग से काम कर इस बार, मगर वो उनके पैर पकड़ लेता है। तो ग्रैनुल मास्टर को मजबूरन इसे बताना पड़ता है कि तू मरने की एक्टिंग कर, क्योंकि कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने से कमज़ोर इंसान पे बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाएगा। वो रियल वर्ल्ड में बाइशन के ऊपर अटैक करता है, मगर बाइशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें डिफीट नहीं कर सकता हूँ। बाइशन उस पर अटैक करता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। बाइशन को लगता है कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई है, इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। जुनैर उस पर चिल्लाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाइशन उसे चेक करने के लिए आता है। जब वो उसे चेक करता है तभी जीयूएन उसे उठा के पटक देता है। हम देखते हैं वो सभी लोग बैठे होते हैं और बाइशन को उन्होंने पूरा जमीन में गाड़ा हुआ होता है और उसका सर सिर्फ बाहर होता है। वो बोलता है कि तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें बाहर आके बताता हूँ। तो जीयूएन बोलता है कि अभी मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है जो मैं अभी तुमसे लड़ाई कर सकूं, मगर 2 साल बाद पक्का मैं तुम्हें हराऊंगा। तो हुतियन बोलता है कि 2 साल बाद तक क्या ये जिंदा भी रह पाएगा। जुनैर बोलती है कि जियानन एकेडमी जाने के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दूंगी और वो यहाँ पे आके तुम्हें छुड़ा लेंगे। और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बाइशन पीछे से चिल्लाता रहता है, मगर वो लोग उनकी एक नहीं सुनते हैं। जाते वक्त हुतियन जियोजेन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। तो जुनैर बताती है कि जब 9 साल का था तभी इसने फाइट में 9th लेवल हासिल कर लिया था। तो हुतियन बोलता है कि मैं तो आज तक नहीं हासिल कर पाया और तूने सिर्फ 9 साल की उम्र में कर लिया था, और मैं तो आज भी काफ़ी सारी मूव्स नहीं कर पाता हूँ। तो जियोजेन बोलता है कि अपन लोग अब एक टीम की तरह काम करेंगे, जब भी किसी को हेल्प चाहिए होगी अपन लोग हमेशा उसकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। एंड फाइनली वो सभी लोग जियानन एकेडमी पहुंच जाते हैं। जियानन एकेडमी में आने के बाद वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि जियानन एकेडमी में रहने के 2 रूल हैं। सबसे पहला तो तुम्हें हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा, और दूसरा कि तुम्हें भी कभी भी किसी के साथ पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने हैं। सभी बच्चों के वहाँ से जाने के बाद जियोएन बोलता है कि मैंने तो आने से पहले ही यहाँ पे काफ़ी सारे दुश्मन बना लिए हैं। तो लिंजे बोलता है कि तू चिंता मत कर, सर ने बोला ना कि यहाँ पे पर्सनल ग्रजेस नहीं रखने हैं। बाइचन उन लोगों को उनका रूम दिखाता है। तो जियोएन उन्हें सॉरी बोलता है पिछली बार के लिए। तो वो बोलता है कि ये यहाँ का रूल है, जब तुम भी सीनियर बनोगे तो तुम्हें भी अपने जूनियर से ऐसे ही करना होगा। और उन्हें जियानन एकेडमी दिखाने चालू करता है और बताता है कि मैं यहाँ का सेक्ट लीडर हूँ। मेरा भाई और मेरा खुद का एक सेक्ट है। मेरे भाई का नाम बाइशन है और वो मेरा छोटा भाई है। तो हुतियन बोलता है कि वो तुम्हारा छोटा भाई कैसे हो सकता है, वो तो कितना ज़्यादा एजेड लगता है। बाइचन उससे बोलता है कि उसे समय से पहले बड़ा होना कहते हैं, और उन्हें अपने साथ जियानन एकेडमी का मार्केट दिखाने लेके आता है, जहाँ पे एक मोटा सा लड़का विंग्स लगा के उड़ रहा होता है, मगर उसके वेट की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो जियोएन बोलता है कि मेरा भी सपना रहा है हमेशा से इस विंग को लगा के उड़ने का। तो बाइचेंग बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं भी इसे पूरा नहीं कर पाया हूँ। फिर हम देखते हैं गूका और बाइशन के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसके अंदर बाइशन गूका को हरा देता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि इन्होंने बाइशन के साथ ज़्यादा पंगा नहीं लिया। तभी जुनैर वहाँ पे आती है। तो जियोएन बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें वो लेके दूंगा। तो हुतियन भी उसकी एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ जुनैर, अगर तुम्हें भी किसी की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं भी तुम्हें लेकर दूंगा। जियोएन बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी दोस्त बनी है तो उसका इंट्रोडक्शन हुतियन से ज़रूर करवाना। तो जुनैर बोलते हैं कि हाँ मेरी दोस्त बनी तो है, और वो तो हुतियन को देखते उसके पीछे पागल हो गई है, और वो जस्ट तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जब हुतियन उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मिस रोलिन उन्हें प्रैक्टिस करवा रही होती है। तभी वो जियोएन को अपने साथ फाइट करने के लिए बोलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जो भी चीज़ अच्छे से आती हो उसी को यूज़ करना। वो अपनी ईट एक्सट्रीम कोलैप्स से उनके ऊपर अटैक करता है, मगर उसे चोट लग जाती है। मिस रोलिन उसे बताती है कि उसे इस टेक्निक के अंदर क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर मिस्टर गुहे यानी येरन नैलन के अंकल उन्हें मेडिसिन बनाना सिखा रहे होते हैं, जिसके अंदर लिंजोई और हुजिया का तो फेस ही जल जाता है, मगर हुतियन अपनी मेडिसिन बना लेता है। नैर के स्टोव में भी ब्लास्ट होता है। तो लिंजोई उससे बोलता है कि तेरा फेस क्यों नहीं काला हुआ। तो वो बोलती है क्योंकि मैं हुई इतनी प्यारी। फिर मिस्टर गुहे उन्हें मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखा रहे होते हैं, मगर वो लोग अच्छे से नहीं करते हैं, तो वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। तो मिस्टर हैनफेन बोलते हैं कि तुम्हें जियोएन से कुछ सीखना चाहिए, उसे 8 एक्सट्रीम कोलैप्स कितने अच्छे से आते हैं, और उसे यहाँ पे बुलाते हैं अपने 8 एक्सट्रीम कोलैप्स सिखाने के लिए। वो अपनी रिंग उतारता है और उनके पास जाता है, मगर मिस्टर हैनफेन उससे पहले उस पर अटैक करते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी मॉम की तरह हो, एकदम गद्दार। तो वो बोलता है कि मेरी मॉम गद्दार नहीं थी।
जुनैर बोलती है कि इसकी मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप लोग इस पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। मिस्टर गुहे उसे पूरा ट्रेनिंग स्टूडियो साफ करने के लिए बोलते हैं एज अ पनिशमेंट, और वो पूरे स्टूडियो की सफाई करता है। जब वो थक के बैठता है तो उसे वही फ्लैशबैक आता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि इस रिंग का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद उसे एक और फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी सारे लोग उनके घर में आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि उनके ये जो हाल है ये जियोयन की मॉम ने किया है। जियोयन के पापा बोलते हैं कि उनके पास क्या सबूत है कि ये उनकी मॉम ने किया है, मगर मिस्टर युनशन उनकी एक भी नहीं सुनते हैं और वो उन्हें वहाँ पे बुलाते हैं। जियोयन की मॉम बोलती है कि मैंने ट्रेजर नहीं लिया है, और उनके कान में जाके बोलती है कि डार्कनेस वापस आएगा, और अपने आप को मार लेती है। फिर हम देखते हैं जुनैर के पापा छोटी सी जुनैर को जियोयन के घर पे छोड़ के जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तुम्हें इनका ध्यान रखना है, और वहाँ से जा रहे होते हैं। जुनैर रोती है और कहती है कि प्लीज़ पापा मत जाओ, मगर वो बोलते हैं कि मैं हर साल तुमसे मिलने ज़रूर आया करूँगा। जब जियोयन रात को सो रहा होता है तभी कोई उसकी गर्दन के पास तलवार ला के रखता है। ये कोई और नहीं बल्कि लिंजो ही होता है। वो उसे बोलता है कि तुम मिस गू के बेटे हो, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे पेरेंट्स मर गए, उन्होंने सॉल हॉल के साथ मिलके हमें धोखा दिया है। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मॉम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मेरी मॉम के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं खुद यहाँ पे रिवेंज लेने आया हूँ। फिर हम देखते हैं अगली सुबह मिस्टर गुहे वापस से जियोयन को प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं और उसे मारते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें वापस से पूरा प्रैक्टिस स्टूडियो साफ करना पड़ेगा। जियोयन ग्रैंडल मास्टर के पास जाता है और उन्हें मिस्टर गुहे के बारे में सारी बात बताते हैं। तो वो बताते हैं कि मिस्टर गुहे भी सॉल हॉल के लोगों के साथ मिले हुए हैं, यानी जो मिस्टर हैनफेंग है उनके साथ में, और उसे कहते हैं कि तुम्हें तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो तुम्हें इस तरह बुली करते हैं और हर्ट करते हैं, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, और उसे एक मेडिसिन बनानी सिखाते हैं। नेक्स्ट डे भी मिस्टर गुहे वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं। बाइचिंग जियोयन को सफाई करने के लिए एक टावर के अंदर लेके जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हें इसके अंदर की सफाई करनी है। जब जियोयन उसके अंदर सफाई करने जाता है तो वो दिखता है कि एक डिब्बी नीचे टूटी हुई गिरी है। जब वो उसे उठाता है उतने में वहाँ पे ब्लैक वाइट एविल्डियो आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये चोरी कर रहा था और उसे मिस्टर गुहे के पास में ले जाते हैं। जियोयन बोलता है कि मैं वहाँ पे चोरी करने नहीं गया था, बल्कि मैं तो सफाई करने गया था। मैंने वो बोतल टूटी हुई देखी तो मैं बस उसे उठाने लग गया। मुझे बाइचिंग ने बोला था कि आपने मुझे बोला है वहाँ पे सफाई करने के लिए। मिस्टर गुहे बोलते हैं कि अगर मुझे सफाई करने के लिए बोलना होता तो मैं तुम्हें बोलता, बाइचिंग को क्यों बोलता। वो लोग बाइचिंग को बुलाते हैं, मगर बाइचिंग मुकर जाता है कि इसने उससे जियोयन को बोला है सफाई करने के लिए। ये सुन के जियोयन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी खींची लात मारता है। उनके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर गुहे बोलते हैं कि हमें जियोयन को कोई ना कोई पनिशमेंट ज़रूर देनी चाहिए, या तो उससे उसकी फ़ाइट की एनर्जी छीन लेनी चाहिए क्योंकि वो चोर है। मिस रोलिन उसकी बातों से सहमति नहीं दिखाती है। मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि पहले भी यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे केस हुए हैं, मगर किसी ने भी सफाई करते वक्त दवाई चुराने की कोशिश नहीं करी है, और ना ही वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसने चोरी नहीं करी है। और एज ए टीचर हमें बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, ना कि उनसे उनकी एनर्जी छीन के उनका भविष्य बिगाड़ना चाहिए। वो लोग जियोयन को लॉकअप के अंदर बंद करवा देते हैं। उसके सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जियोयन के लिए। तभी वहाँ पे बाइचेंग आता है और बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारे दोस्त को लॉकअप में बंद करवा दिया गया है। हुजिया उसे मारने जाता है, मगर हुतियन उसे रोक लेता है। तभी वो अंदर अपने सारे मेंबर्स को बुलाता है और उन्हें पीटने के लिए छोड़ देता है वहाँ पे, और खुद वहाँ से चले जाता है। जियोयन जब लॉकअप में होता है तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो वहाँ पे जाके सुनता है तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें सॉल हॉल के लोगों से मिलने जाना है। जब सुबह होती है तो जियोयन के सभी दोस्त उससे छुड़वा लेते हैं। जब वो अपने रूम में आते हैं तो वो गेट पे लिखा हुआ देखते हैं चोर, और अंदर भी सारा सामान बिखरा हुआ होता है। तो हुतियन बोलता है कि हमने सफाई नहीं करी इसलिए ये सामान फैला हुआ है। वो दिखता है कि हुतियन के हाथ पे भी चोट लगी हुई है, तो वो उन्हें सॉरी बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। जब लिंजी सो रहा होता है तो जियोयन उसके कमरे में आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो दोनों एक फॉरेस्ट में आते हैं जहाँ वो दिखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, मगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो जियोयन अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और ग्रैंडल मास्टर से पूछता है। ग्रैंडल मास्टर से बताते हैं कि यहाँ पे ब्लड अलायंस चल रही है, ये सॉल हॉल के लोगों की रीत होती है, और जो भी सॉल हॉल के इस ब्लड को पिएगा वो सॉल हॉल का सर्वेंट बन जाएगा। फिर हम देखते हैं एक लड़का बोलता है कि जो भी मेरा ब्लड पिएगा वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, और अपने पीछे से एक स्नेक को बुलाता है, उसकी हेल्प से अपना ब्लड निकालता है और सब लोगों को पिलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक वाइट एविल्डियो होते हैं। तभी वहाँ पे जियोयन आ जाता है और वो उन्हें ऐसा करने से मना करता है, मगर वो लोग उनके साथ फाइटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। जियोयन उनसे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है लिंजुई के साथ में। तभी लिंजुई देखता है कि उसके पीछे एक स्नेक है, और वो वही स्नेक था जो भी हमने पहले देखा था।
और जियो यान और स्नेक के बीच में फाइटिंग होती है, जिसके अंदर जियो यान उस स्नेक को मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। तभी लिंजोई को वो लड़का नजर आता है। जियो यान उन सभी टीचर्स को बताता है कि उसने सॉल हॉल के लोगों को देखा, मगर वो लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। यारन एलाइन के अंकल पूछते हैं कि लिंजोई कहाँ पर है, तो वो बताता है कि जब मैं होश में आया था तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिला था। मिस्टर हैनफैंग उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और बल्कि उसे उल्टा सीधा सुनाना चालू कर देते हैं। तो वो उन्हें सॉल हॉल का एक मूव करके दिखाता है, मगर मिस्टर हैनफैंग को वो भी नहीं समझ में आता है। मिस्टर मी तेंगशन समझ जाते हैं कि ये सॉल हॉल का मूव है और उन्हें एक ब्लड अलायंस का मैप भी दिखाते हैं। ब्लैक वाइट एविल ड्यू आपस में बात कर रहे होते हैं कि जियो यान क्या टीचर्स को उनके बारे में बताएगा। तभी वहाँ पे मिस्टर हैनफैंग और मिस रोलिन आ जाती है। वो उनसे बच के भाग रहे होते हैं, मगर मिस्टर हैनफैंग उन्हें वहीं पे सुला देते हैं। यारन एलान के अंकल नीडल से उनका ब्लड चेक करते हैं। जब वो उनका ब्लड एक लकड़ी के टुकड़े पे डालते हैं तो उसके अंदर होल हो जाता है। वाइट एविल ड्यू के साथ भी यही होता है और उनमें से काफ़ी सारे रेड बग निकलने चालू हो जाते हैं। यारन एलान के अंकल बोलते हैं कि ये रेड बग्स अगर एक बार इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो इंसान को पूरी तरीके से अपने वश में कर लेते हैं। मिस्टर तेंगशन ब्लैक वाइट एविल ड्यू को वहीं पे बेहोश कर देते हैं और कहते हैं कि अब से कोई भी बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए और सिक्योरिटी को भी डबल कर दो। फिर हम देखते हैं जियो यान ग्रैंड मास्टर के पास बैठा होता है और उन्हें एक वेपन दिखाता है और कहता है कि जब वो स्नेक को मैंने मारा था उसी के पास ये मुझे पड़ा हुआ मिला था। और ग्रैंड मास्टर से बताते हैं कि ये सॉल हॉल का वेपन है और जहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी भी किसी भी वेपन को यूज़ नहीं करा है, तो चलो मैं तुम्हें वेपन यूज़ करने का सही तरीका बताता हूँ। जब वो उसे सिखा रहे होते हैं तो जियो यान तो उसे उठा भी नहीं पाता है, तो ग्रैंड मास्टर उसे काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं जियो यान सारे टाइम बस उस वेपन को लेकर ही प्रैक्टिस करता रहता है। होतियन और जूनर जियो यान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें अपने साथ नहीं लेके गए थे, मगर वो तो अपने गम में डूबा होता है क्योंकि लिंजोई का भी अभी कुछ नहीं पता चला है और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है सॉल हॉल की वजह से ही। तभी उनका दरवाज़ा अचानक से खुलता है क्योंकि उन्होंने तो दरवाज़ा बंद करके रखा था, उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो तीनों भी बेहोश हो चुके होते हैं। तभी कोई अचानक से उसका गला दबाता है। ये कोई और नहीं वही होता है जिसे हमने पहले देखा था वहाँ पर, और वो उन्हें बोलता है कि मेरा रूलर कहाँ पे है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारा रूलर मेरे मास्टर के पास में है। वो बोलता है कि कल तू मेरा रूलर ले आना और अपने दोस्त को ले जाना। वो अगली बार वहीं पे जाता है और वो वेपन लेकर जाता है। ग्रैंड मास्टर भी स्पिरिचुअल वर्ड से उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी को। जियो यान और उस लड़के के बीच में फाइटिंग होती है जिसके अंदर जियो यान उसे मार देता है और वो दीवार को भी गिरा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मगर तभी जियो यान की नोज़ में से ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सब कुछ हैवी डोज की वजह से हो रहा होता है। लिंजोई भी उसे मिल जाता है। लिंजोई उससे पूछता है कि तेरे पास इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आई, तो वो बताता है कि ये एनर्जी सिर्फ कभी कभार ही काम करती है। फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इतनी सारी एनर्जीज़ को यूज़ करने के बाद में। ग्रैंड मास्टर उसे हील करते हैं। मिस्टर तेंगशन बोलते हैं कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों की मुँह से सुना है कि जियो यान ने सॉल हॉल के लोगों से लड़ाई करी है, मगर मिस्टर हैनफैंग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। मिस रोलिन बताती है कि सुबह पैरा करते वक्त उन्हें एक स्टोन के ऊपर एक पंचे के निशान मिले थे और वो निशान उन्हें सबको दिखाती है। यारन एलाइन के अंकल बोलते हैं कि ये हाथ का निशान देख के पता चल रहा है कि जिसका भी ये हाथ का निशान है उसकी फाइटिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सालों के बाद उसने वो अचीव की है। मिस्टर हैनफैंग बोलते हैं कि अब तुम ही बताओ कि जियो यान उससे कैसे लड़ाई कर सकता है। जियो यान अपने कपड़े धो रहा होता है, तभी वहाँ पे बाइचेंग आता है और बोलता है कि जब भी कोई लफड़ा होता है हर जगह तू ही मौजूद होता है। तुझे पता है पिछली बार मैंने तेरे तीनों दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा मारा था, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी भी एनर्जी हमसे ब्लैक फॉरेस्ट में ली थी वो सभी हमें दे दी, और तेरे लिए भी यही बेहतर है कि तू भी सुधर जा और तू मुझे 10,000 एनर्जी दिया करेगा महीने की। तो वो बोलता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे दो। तभी वो बाहर से अपने सभी दोस्तों को बुलाता है और इन लोगों के बीच में फाइटिंग होती है। वो लोग बाइचेंग को काफ़ी अच्छे से मारते हैं, तो बाइचेंग अपनी हार मान लेता है और वहाँ से चले जाता है। वो लोग बाइचेंग और बाइचेंग की गैंग को मार के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और अपना भी एक सेक्ट बनाने का डिसाइड करते हैं, जिसका लीडर जियो यान को बनाया जाता है। और वो सभी लोग मिस रोलिन के पास जाते हैं अपना सेक्ट का पेपर लेकर और कहते हैं कि मैम प्लीज़ आप इस पे साइन कर दो, मगर मिस रोलिन उस पर साइन करने से मना कर देती है क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि इन लोगों ने बाइचेंग के आदमियों को और उसको पीटा है। तो जुनैर उसे अपनी मीठी मीठी बातों से पटा लेती है। मिस रोलिन भी उस पर साइन कर देती है और कहती है कि तुम्हें बाइचेंग के लोगों से बच के रहना पड़ेगा। वो सभी लोग अपने सेक्ट के रूम को
डेकोरेट करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है और कितने पैसे लगेंगे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मेडिसिन बेच के भी पैसे कमा सकते हैं और वो लोग मार्केट में जाते हैं शॉप ढूंढने के लिए। मगर जो उनका सीनियर होता है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे बोलता है, यानी 60,000। लिंजी बोलता है कि 60,000 तो काफ़ी ज़्यादा है। तो शॉप का ऑनर बोलता है कि तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो भी उसकी शॉप की बुराई करके वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।